हेलो फ्रेंड्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है मैंने उसको डिस्कस किया था। आज इस थर्ड पार्ट में हम ओवरहैंगिंग बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। ये जो बीम है, इस बीम का मुझे शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। ये एक ओवरहैंगिंग बीम है क्योंकि इसमें ए बी और सी डी पोर्शन जो है वो ओवरहैंग्स है और बी और सी पे सपोर्टेड है। पूरे बीम के ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है और एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। क्लियर? अब मुझे पता है कि अगर इस पर सिर्फ वर्टिकल लोडिंग एक्ट कर रही है, मतलब इस पर सिर्फ वर्टिकल लोड हो, तो फिर जो रिएक्शन इंड्यूस होंगी वो ये 2 रिएक्शन होंगी, मतलब वर्टिकल रिएक्शन इंड्यूस होंगी। और अगर 2 रिएक्शन हैं और अवेलेबल इक्वेशन भी आपके पास सिग्मा v इज इक्वल टू 0 और सिग्मा m इक्वल टू 0, इनको इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ अननोन टू अवेलेबल इक्वेशन टू, तो हम डायरेक्टली जो अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स दिस इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर? और वैसे भी हम जानते हैं कि ओवरहैंगिंग बीम तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता ही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि लेट वी ए एंड वी बी बी द वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस एट सपोर्ट बी एंड सी, कि इस पे जो वी बी रिएक्शन हमने एज्यूम कर ली और इस सपोर्ट पे वी सी एक वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन को मैंने एज्यूम कर लिया। क्लियर? तो वो लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं क्या, सिग्मा m b इज इक्वल टू 0, मीन्स समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जब ये इक्वेशन यूज करते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। क्लियर? चलिए, अब ये VC क्या करेगा, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है उस पर रख लीजिए फिंगर। तो ये देखिए, इस पॉइंट पे फिंगर रखिए और ये फोर्स ये क्या करेगा, दिस गिव्स एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स VC गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो माइनस VC इंटू 6। क्लियर? जिस पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं उसको फिंगर और फोर्स की डायरेक्शन में पेन, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो वो 6। अब बी पॉइंट के इस साइड जो यूडीएल एक्ट कर रहा है वो 9 मीटर पे कर रहा है, यूडीएल पूरे 10 मीटर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो राइट साइड में 9 मीटर पे है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा इस बीम को, और ये जो ए बी पोर्शन पे यूडीएल एक्ट कर रहा है वो इस पोर्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, राइट साइड वाले को। तो क्या होगा, प्लस 160 इंटू 9, ये तो हो गया लोड, और ये जो 9 मीटर पे लोड एक्ट कर रहा है वो कहाँ एक्ट करेगा, वो इसके सेंटर मतलब 4.5 पे एक्ट करेगा, तो इंटू 4.5। क्लियर? अब इस साइड से देख लीजिए, ये 400 का पॉइंट लोड जो है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स माइनस 400 इंटू 1, और ये जो 1 मीटर पे यूडीएल लग रहा है ए बी पोर्शन पे वो क्या करेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, मीन्स माइनस 160 इंटू 1, तो ये तो हो गया लोड, और एक्ट करेगा 0.5 मीटर पे, विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो VC इज इक्वल टू आया आपके पास प्लस 1000 न्यूटन। क्लियर? ये प्लस आया, प्लस का मतलब एज एज्यूम्ड, पॉजिटिव मतलब एज एज्यूम्ड, एज एज्यूम्ड मतलब आपने इसको अपवर्ड एज्यूम किया था, तो यहाँ पे लिखिए एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड, जो हमने एज्यूम किया था वही आया। ठीक, अब एक नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव कंसीडर करेंगे। चलिए, VB क्या कर रहा है, अपवर्ड, तो प्लस VB, और VC भी अपवर्ड लग रहा है मतलब प्लस VC। ठीक है, और 400 का डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस 400, और ये 160 का जो लोड है पूरे 10 मीटर पे एक्ट कर रहा है और वो डाउनवर्ड लग रहा है, मीन्स
माइनस 160 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, वी सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो वी बी इज इक्वल टू आया प्लस 1000 न्यूटन। ये भी पॉजिटिव आया, मीन्स एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड, जो हमने एज्यूम किया वही आ गया। क्लियर, तो जो वैल्यूज आई उनको मैं लिख देता हूँ। तो वी सी इज इक्वल टू आया 1000 न्यूटन और वी बी जो इज इक्वल टू आया 1000 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। तो रिएक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हमने उसकी बात की। अब आगे चलते हैं और शेयर फोर्स किस तरह से कैलकुलेट होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए सेकंड पॉइंट, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो चलिए सेकंड पॉइंट में शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रिएक्शन कैलकुलेशन मैंने अभी आपसे कहा था कि बीम पे जितने भी फोर्स एक्ट करते हैं हम उन सबको कंसीडर करते हैं in case of reaction calculation, but in case of shear force calculation we will see either left or right part of the section। मतलब हम जिस भी सेक्शन पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसके या तो राइट साइड देखते हैं या लेफ्ट साइड देखते हैं। क्लियर, ये मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए इसी कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखा मैंने, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एंड से स्टार्ट करते हैं और दूसरा एंड तक ड्रॉ करते जाएंगे। क्लियर, तो चलिए शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डी पे खड़े हो जाइए। डी पे खड़े हो जाएंगे मतलब ये आपकी पोजीशन होगी। जो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है वो हमारी पोजीशन को डिनोट करता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्लियर, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, राइट साइड देखिए कुछ नहीं दिख रहा, मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। क्लियर, अब आगे चलिए और सी के जस्ट राइट मतलब यहाँ खड़े हो जाइए। जस्ट राइट क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सी पे एक वर्टिकल रिएक्शन एक्ट कर रही है या एक अपवर्ड डायरेक्शन में लोड है 1000 न्यूटन का। तो अब देखिए जब इस सी पॉइंट के राइट साइड खड़े हैं तो ये लोड नहीं दिखता, और जब लेफ्ट साइड खड़े होगे तो दिखने लगेगा। मतलब दोनों पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, और जिस पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं मतलब सडन चेंज होता है, उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट खड़े होकर हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो चलिए शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट राइट, शेयर फोर्स at point C just right, C पॉइंट के जस्ट राइट खड़े। क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये यूडेल लगा है और कितने पोर्शन पे लगा है, वो 3 मीटर पे लगा है और कितने का है 160 का, और राइट डाउन ये आपकी पोजीशन। तो क्या दिख रहा है, राइट डाउन, राइट डाउन मतलब प्लस, सो प्लस 160 इंटू 3। क्लियर यहाँ तक। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था वो आपके लिए है, मतलब हम जब बीम की तरफ देखते हैं उसके लिए साइन कन्वेंशन है। देखिए मेरा राइट हैंड ये है, लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन इसमें राइट ये है, मतलब हम जब साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द बीम, कि हम बीम की तरफ देख के जब कैलकुलेट करते हैं तब साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि ये बीम है तो राइट डाउन पॉजिटिव मतलब प्लस 160 इंटू 3। अब आगे चलिए और इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, सी के जस्ट लेफ्ट पे। तो क्या होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, कि सी पॉइंट के आप जस्ट लेफ्ट पे खड़े हैं। तो क्या क्या दिख रहा है अब ये यूडेल दिखता है और एक ये पॉइंट लोड दिखता है। ठीक है, जो कि अपवर्ड है। तो क्या होगा, राइट डाउन पॉजिटिव मतलब प्लस 160 इंटू 3, ये राइट डाउन पॉजिटिव हो गया, और ये वी सी क्या कर रहा है, राइट अप मीन्स नेगेटिव, सो माइनस 1000। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और बी पॉइंट के जस्ट राइट यहाँ खड़े हो जाते हैं। क्लियर। तो देखिए अब क्या क्या दिख रहा है, राइट साइड देखोगे तो एक यूटेल दिखता है और एक रिएक्शन दिखती है। क्लियर। तो चलिए शेयर फोर्स एट पॉइंट
बी जस्ट राइट, कि बी के जस्ट राइट पे खड़े हैं तो क्या क्या दिखता है उसको देखते हैं। तो यूटेल क्या करेगा, राइट डाउन पॉजिटिव, मतलब प्लस 160 इंटू 9, और वी सी राइट अप मीन्स नेगेटिव, सो -1000। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब लेफ्ट पॉइंट पे आ जाइए, बी के जस्ट लेफ्ट, तो यहाँ खड़े हो गए। यहाँ पे क्या आएगा, shear फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट। ठीक है, बी के जस्ट लेफ्ट। अब क्या दिख रहा है, एक यूडियल है 9 मीटर पे एक्ट कर रहा है और 2 रिएक्शंस हैं जो कि अपवर्ड है। तो क्या आएगा, प्लस 160 इंटू 9, ये राइट डाउन पॉजिटिव हो गया, और -1000 -1000। क्लियर? तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट ये हुआ। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। तो अब देखिए, ए पे तो एक ही जगह खड़े हो सकते हैं, इधर तो बीम है ही नहीं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या दिखेगा, 400 का है और वो लेफ्ट डाउन है। लेफ्ट डाउन 400 मीन्स नेगेटिव आएगा। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी वैल्यू सेम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो देखिए यूटीएल क्या करेगा, राइट डाउन पॉजिटिव, सो प्लस 160 इंटू 10, पूरे 10 मीटर पे एक्ट कर रहा है और राइट डाउन पॉजिटिव है। और वी सी क्या है, राइट अप मीन्स नेगेटिव, सो -1000, और वी बी भी राइट अप है मतलब -1000। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये वैल्यू आई 1600 और माइनस मतलब -400। ठीक, मैंने कहा था आप चाहे यहाँ से देखें चाहे लेफ्ट साइड से देखें, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे जो वैल्यू है वो ये, और ए पॉइंट पे नहीं किसी भी पॉइंट पे देखेंगे आप तो शेयर फोर्स की वैल्यू सेम ही मिलेगी, चाहे आप राइट साइड से कैलकुलेट करें या लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें। क्लियर? तो ये था शेयर फोर्स कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे अभी अपन देखते हैं कि सी के जस्ट लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। सी के जस्ट लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 520 -520 न्यूटन। क्लियर? और बी के जस्ट राइट पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव दिख रही, मतलब सी और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर। तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ कितनी हैं। तो ये 520 आई, दिस इज़ 480, ये वैल्यू प्लस 480 है, 480 न्यूटन, ये 520 न्यूटन, और बी जस्ट लेफ्ट जो वैल्यू है ये 440 है, ये प्लस 440, और बी जस्ट लेफ्ट ये जो वैल्यू है दिस इज -560 न्यूटन। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर की बात करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी 0, तो ये 0 हो गया। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज 0 मीन्स ये 0। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट राइट विच इज 480 प्लस, तो प्लस 480 मतलब ये आ गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इस साइड शेयर फोर्स है, उस साइड लोड लिखा है, मतलब वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। मतलब कहीं पर भी एक क्वांटिटी को आपने 2 बार मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई नहीं किया मतलब ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये लीनियर इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है। आगे चलता है। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, जब सी के जस्ट लेफ्ट पे देखोगे तो कितना है, -520। -520 आया मतलब यहाँ कहीं आ गया। दिस इज 520 न्यूटन, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए ये जस्ट राइट पे वैल्यू कितनी थी, 480 न्यूटन, और लेफ्ट पे 520, और जस्ट राइट है ये, और ये जस्ट लेफ्ट मतलब वर्टिकल लाइन से ज्वाइन हो जाएगा। ये वर्टिकल लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, दिस इज शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट राइट, ये वैल्यू है 440 प्लस 440 मतलब
ये वैल्यू कुछ यहाँ आएगी, ये हो गया 440 न्यूटन। अब इस पॉइंट को B के जस्ट राइट को C के जस्ट लेफ्ट से ज्वाइन कर दीजिए। जब इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरह का कर्व बन गया। यहाँ तक क्लियर? अब shear force at point B just left, वो कितनी वैल्यू है? -560। -560 मीन्स कुछ यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू -560 न्यूटन। तो ये जस्ट राइट थे, ये जस्ट लेफ्ट, तो एक वर्टिकल लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? अब shear force at point A, ये वैल्यू कितनी है? -400। -400 मीन्स ये आ गई, दिस इज 400 न्यूटन, और नेगेटिव है इसलिए इसके एक्सेस के नीचे आ गया। एक्सेस के ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव है, एक्सेस के नीचे नेगेटिव है। क्लियर? तो ये आपका shear force डायग्राम बन गया। दिस इज shear force डायग्राम, shear force डायग्राम फॉर द अबव बीम। इस बीम का जो shear force डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, मैंने क्या बताया कि ये पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, जहाँ पे shear force की वैल्यू 0 हो रही है, वो पॉइंट मुझे देखना है। अब वो कहाँ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इसको कहा कि अब B और C के बीच में इतना मुझे पता है, तो मैं एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, और इस सेक्शन को बोल दिया मैंने XX सेक्शन। दिस इज XX सेक्शन, और इसके डिस्टेंस यहाँ से बोल देते हैं X, कि ये X डिस्टेंस पे, ठीक है। कंसीडर सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर? अब इस XX सेक्शन पे हम shear force की इक्वेशन बनाते हैं और उसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, और जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो फिर आपको ये X मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं और shear force एट सेक्शन XX की बात करते हैं। तो shear force एट सेक्शन XX। क्लियर? तो चलिए XX सेक्शन पे खड़े हैं। अब उधर से देखिए क्या दिख रहा है, 400 का क्या करेगा? लेफ्ट डाउन मीन्स नेगेटिव, सो -400, ठीक है। और यूडेल एक्ट कर रहा है, यूडेल क्या करेगा? लेफ्ट डाउन, तो वो भी नेगेटिव, तो -160 इंटू एक्स, -160 इंटू एक्स। क्लियर? और ये जो VB है ये लेफ्ट अप लग रहा है, लेफ्ट अप मीन्स पॉजिटिव, सो +1000, दिस इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो आपको अननोन एक ही है x मिल जाएगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए। सो x इज इक्वल टू 3.75 मीटर। क्लियर? मतलब पॉइंट ऑफ जीरो शेयर जो मिला वो कहाँ आ गया? x इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितने आ गई? x इज इक्वल टू 3.75 मीटर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर ये आ गया। ठीक, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, थर्ड स्टेप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। कि स्टेप 3 में हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट और करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट होगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखिए स्टेप 3, और स्टेप 3 में आएगा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। क्लियर? तो चलिए, जिस तरह से आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया था उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और एक एंड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए राइट साइड से स्टार्ट करता हूं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। ठीक है, चलिए डी पॉइंट पे खड़े हैं, क्या दिख रहा है? डी पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। डी पॉइंट पे आपको डी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, तो इस साइड देखिए, इस साइड कुछ नहीं दिखता, मतलब बेंडिंग पॉइंट डी इज 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए बेंडिंग पॉइंट डी इज 0। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं और सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट पे एक ये पॉइंट लोड लग रहा, लेकिन इस रिएक्शन की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0। देखिए अभी तक आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट कुछ वैल्यू अलग अलग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट है, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा। तो इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0 है, मतलब दिस फोर्स गिव्स 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट सी।
क्लियर? तो जस्ट लेफ्ट खड़े हों या जस्ट राइट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, एट पॉइंट सी, बेंडिंग पॉइंट सी क्या होगा? अब देखिए सी पॉइंट पे खड़े हैं, क्या दिख रहा है? यूडियल। ये फोर्स भी दिखता है लेकिन इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस जीरो, तो जीरो हो गया। अब यूडियल की बात करते हैं। यूडियल क्या करेगा? यूडियल इस पोर्शन पे एक्ट कर रहा है। जब इधर ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी और इस पर यूडियल लगा दीजिए, तो यूडियल क्या करेगा? इसको इस तरह से शेप में कन्वर्ट करेगा, मतलब हॉग करेगा। यूडियल जो है वो इसको इस तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब हॉगिंग इफेक्ट देगा। तो हॉगिंग देगा मतलब नेगेटिव, सो माइनस 160 इंटू 3। ठीक है, ये तो हुआ लोड और एक्ट कहाँ करेगा? 1.5 पे। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। आगे चलते हैं, अब बी पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, तो अब क्या क्या दिख रहा है? ये यूडियल दिख रहा है और एक ये रिएक्शन दिख रही है। चलिए यूडियल क्या करेगा? हॉक करेगा। यूडियल हॉक करेगा मतलब माइनस 160 इंटू 9 इंटू 4.5। यहाँ तक क्लियर? और ये जो रिएक्शन है ये सेक करेगी। दिस रिएक्शन गिव्स सेकिंग। देखिए मेरा हाथ, ये रिएक्शन क्या करेगी? थोड़ा सा पुश करिए, ये सेक करेगी, मतलब रिएक्शन सेकिंग इफेक्ट देती है। इस कारण से ये आएगा प्लस 1000 इंटू 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6। क्लियर? तो ये हो गया बेंडिंग पॉइंट बी। अब ए पॉइंट पे देख लीजिए, और ए पॉइंट पे देखोगे तो मुझे पता है ये 400 का फोर्स है, ए पॉइंट से डिस्टेंस 0 है, मतलब बेंडिंग एट पॉइंट ए तो 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, चलिए ये यूडियल क्या करेगा? हॉक करेगा, मतलब माइनस 160 इंटू 10 इंटू 5। क्लियर? जैसे ये लोड था वैसे ये लोड और ये डिस्टेंस। अब वीसी क्या करेगा? सेक करेगा, सो प्लस 1000 इंटू 7, और ये 1000 का है ये भी सेक करेगा, तो प्लस 1000 इंटू 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 0, मतलब बेंडिंग एट पॉइंट ए जो है वो 0 आया। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे पता है कि जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 थी वहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ 0 शेयर, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। ठीक है, XX सेक्शन पे बेंडिंग की क्या वैल्यू है इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए XX सेक्शन पे खड़े हो जाते हैं। अब वो 400 का क्या करेगा? हॉक करेगा, सो माइनस 400 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है? x, मतलब 3.75। क्लियर? और ये जो VB है ये क्या करेगा? सेक करेगा। सेक करेगा मतलब प्लस 1000 इंटू 3.75 माइनस 1। इस XX सेक्शन से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये 3.75 माइनस 1 कर लीजिए, मतलब 2.75। क्लियर? और यूडियल क्या करेगा? हॉक करेगा। तो यूडियल हॉक करेगा, देखिए हर फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट देखना कि वो अकेला फोर्स क्या कर रहा है। जैसे इस अकेले ने सेक किया, ऐसे यूडियल अकेला क्या करेगा। देखिए कंबाइंड इफेक्ट नहीं देखना हमें, कंबाइंड तो ऑटोमेटिक आएगा। आप तो ये 400 का था, इसने हॉक किया, इसने सेक किया इस 1000 के रिएक्शन ने। यूडियल क्या कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो यूडियल अकेला क्या कर रहा है? हॉक कर रहा है। तो माइनस 160 इंटू 3.75, ये तो हो गया लोड, और एक्ट क्या करेगा? 3.75 बाय 2 पे एक्ट करेगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज प्लस 125 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो बेंडिंग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है मैंने उसकी बात की। अब इन सब वैल्यूज़ को और लिख लेते हैं। तो ये बेंडिंग एट पॉइंट बी सी पे जो वैल्यू आई, दिस इज माइनस 720 किलो न्यूटन मीटर, यस ये भी न्यूटन मीटर ही है। और बेंडिंग एट पॉइंट बी ये वैल्यू कितनी है? बेंडिंग एट पॉइंट बी की जो वैल्यू है दिस इज
-480, तो ये आया -480 न्यूटन मीटर और ये 0। क्लियर? अब इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बेंडिंग पॉइंट D 0, तो ये 0 हो गया। अब जिस ऑर्डर में आपने कैलकुलेट किया उसी ऑर्डर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। बेंडिंग पॉइंट C कितना है? -720, और ये ध्यान रखिए इस पे यूडियल लगा है। मैंने कहा था कि जितने पोर्शन पे यूडियल एक्ट करता है लोडिंग डायग्राम में, बेंडिंग कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस बेंडिंग कर्व में क्या होगा, उस पोर्शन जितने पे यूडियल लगा है उतने को आप पैराबोला से ज्वाइन करते हैं, मतलब वो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बेंडिंग पॉइंट C -720, मतलब इसको एक कर्व से ज्वाइन करिए, ये 720 आ गया, -720 न्यूटन मीटर, और ये एक्सिस के नीचे है इसलिए इसको मैंने मतलब नेगेटिव है इसलिए एक्सिस के नीचे लिख दिया। क्लियर? अब बेंडिंग एट पॉइंट A 0 है और बेंडिंग एट पॉइंट B -480, पूरे पे यूडियल है, मतलब ये भी पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। तो ये वैल्यू आ गई -480, तो एक्सिस के नीचे 480 न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर? और बेंडिंग एट द पॉइंट ऑफ 0 शेयर, ये कितना है, ये वैल्यू है +125 न्यूटन मीटर। तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, और ये पूरा पैराबोला से ही ज्वाइन होगा, क्योंकि पूरे बीम के ऊपर, पूरे ओवरहैंगिंग बीम पे यूडियल एक्ट कर रहा है, इसलिए बेंडिंग कर्व में जो है वो सब कुछ पैराबोला से ही ज्वाइन होगा। जितने पॉइंट है सबको पैराबोला से ही ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो कर्व है ये पैराबोलिक, दिस इज पैराबोलिक। ये ध्यान रखिएगा ये लीनियर था। ठीक, ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है और ये लीनियर। क्लियर? और देखिए पैराबोलिक लॉ को फॉलो क्यों कर रहा है वो भी मुझे पता है कि एक तरफ बेंडिंग लिखा है और एक तरफ लोड इनटू डिस्टेंस, मतलब एक तरफ एक क्वांटिटी है और एक तरफ एक क्वांटिटी को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। और जब भी इस तरह की इक्वेशन होती है जहाँ पे एक तरफ एक क्वांटिटी लिखी हो और दूसरी तरफ एक क्वांटिटी को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया हो, तो वो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है, मतलब y² = 4ax इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? और इसीलिए मैंने इसको पैराबोला से ज्वाइन किया। क्लियर? अब बेंडिंग डायग्राम तो बन गया, लेकिन इसमें अभी एक चीज़ बाकी है। क्या बाकी है? देखिए यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट मिले, इन 2 पॉइंट्स को बोलता हूँ, इसे O1 बोल दिया और इसको O2 बोल दिया। दीज पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। देखिए यहाँ पे लिखा, इफ बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन एट एनी पॉइंट सच ए पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू 0 हो और साथ साथ बेंडिंग मोमेंट कर्व साइन भी चेंज कर रहा हो। ठीक है, मतलब O1 एंड O2 आर द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि स्टील की डायरेक्शन हमें कैसे चेंज करनी है, कहाँ चेंज करनी है। इसी पॉइंट से स्टील की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सैगिंग मोमेंट है और इधर हॉगिंग मोमेंट है। तो सैगिंग मोमेंट में मुझे पता है कि जहाँ पे सैगिंग मोमेंट होता है वहाँ पे हम टेंशन नीचे आता है, मतलब स्टील नीचे प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पे हॉगिंग मोमेंट आता है वहाँ पे हम इस तरह का शेप होता है, मतलब टेंशन ऊपर आता है, मतलब हम स्टील ऊपर साइड प्रोवाइड करते हैं। ये आपको मैं डिटेल में जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे स्टील की डायरेक्शन चेंज होती है। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट और करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले एक वाई सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हैं, ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे O1 और O2, ये B और C के बीच में है। ठीक है, तो मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया और इसकी डिस्टेंस बोल दी कि ये y डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने लिखा कंसीडर ए सेक्शन y एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर? अब
हम इस वाई वाई सेक्शन पे बेंडिंग की इक्वेशन बनाते हैं और उसको 0 से इक्वेट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन वाई वाई, कि वाई वाई सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो 400 का क्या करेगा, ये हॉक करेगा, सो -400 इंटू वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस y है इन दोनों के बीच की, और ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगी, सेक करेगी, तो +1000 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है y, और ये डिस्टेंस है 1, मतलब ये कितनी हो गई y-1, तो ये हो गया y-1। और यूडियल कितने पे लग रहा है, पूरे y पे लग रहा है, मतलब ये हॉक करेगा यूडियल, तो 160 इंटू y/2। ये जो है ये लोड है, 160 इंटू वाई लोड हो गया, और एक्ट कहाँ करेगा y/2 पे, तो ये आ गया। और इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे y 2 बार आया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। क्लियर, और वो 2 वैल्यूज़ कहाँ मिलेंगी वो भी आपको बताता हूँ। देखिए एक ये जो डिस्टेंस है y की वैल्यू वो y = 1 से लेकर y = 3.75 के बीच में मिलेगी, और दूसरी जो वैल्यू है y की वो 3.75 से लेकर 7 के बीच में मिलेगी। क्लियर, मुझे ये पता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपको डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि 1 और 3.75 के बीच में O1 है होगा, और 3.75 ये डिस्टेंस 3.75 है, और ये 7 के बीच में O2 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y = आया 2.5 मीटर एंड 5.0 मीटर। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो मिले वो कहाँ मिल गए आपको, 2.5 मीटर। तो ये O1 जो है ये 2.5 मीटर हो गया, और इसी तरह से ये जो O2 है ये 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं उसकी बात की। और अगर 2 वैल्यू की जगह एक वैल्यू होगी, मान लीजिए एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, तो फिर आपको एक वैल्यू जो मिलेगी वो सही मिल जाएगी और दूसरी इररिलेवेंट होगी। जब वो उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताऊंगा किस तरह से निकालते हैं, लेकिन अभी तो याद रखिए यहाँ पे 2 पॉइंट थे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। क्लियर, अब हम शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 4th पार्ट में, अगर किसी बीम के ऊपर मोमेंट लगा हो तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, मतलब शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से सॉल्व होगा, किस तरह से ड्रॉ होगा, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।